हेलो। 8वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी के बीच में भारत में राजपूतों की शक्ति का अभ्युदय हुआ है। राजपूत जो कि भारत की एक वीर जाति मानी जाती है, और जैसा आप लोग सुने भी होंगे, राजपूतों के संबंध में ये कहा जाता है कि प्राण जाए पर वचन ना जाए, है ना। और राजपूत जाति जो है वो अपनी वीरता के लिए इतिहास में प्रसिद्ध रही है। आप लोग जब आगे पढ़ोगे मध्यकालीन भारत, तो आप देखोगे कि जब मुसलमानों का शासन भारत में स्थापित हुआ, है ना, तो अकबर जो कि मुगल बादशाह था, अकबर ने इसी बात को ध्यान में रख करके राजपूतों को अपना मित्र बनाया। वो जानता था कि राजपूत जाति बहुत ही वीर जाति है, और चूंकि भारत में बहुसंख्यक हिंदू हैं, तो इसलिए हिंदुओं को अलग करके, राजपूतों को अलग करके भारत में अपनी सत्ता को सुदृढ़ नहीं बनाया जा सकता। इसलिए अकबर ने भारत में अपने साम्राज्य को स्थायित्व प्रदान करने के उद्देश्य से राजपूतों को अपना मित्र बनाया था, और राजपूत संबंधी अपनी एक नई नीति निर्धारित की थी और एक नई नीति का संचालन किया था। तो ये जो वीर शूर राजपूत जाति है, आज हम इनके बारे में ही पढ़ेंगे कि इनका उद्भव, इनका विकास किस प्रकार से हुआ, इनकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, क्योंकि उत्पत्ति के संबंध में इतिहासकारों में बहुत अधिक मतभेद है ना। सभी इतिहासकार जो है अलग अलग मत का प्रतिपादन करते हैं। कोई कहता है ये राजपूत जो है विदेशियों के वंशज हैं, कोई कहता है क्षत्रिय हैं ये, और कोई कहता है अग्नि कुंड से निकले हुए हैं, है ना। तो वास्तव में ये राजपूत जातियों का उत्कर्ष किस प्रकार से हुआ है, ये हमको देखना है आज। तो सबसे पहला जो उत्पत्ति का सिद्धांत है वो है विदेशी सिद्धांत। विदेशी सिद्धांत, है ना, मतलब राजपूतों की उत्पत्ति जो है वो विदेशी जातियों के द्वारा हुई है या विदेशी जातियों से हुई है ना। अब भारत में आप देखोगे कि विदेशी जातियों में हूण, कुषाण, शक, है ना, प्राचीन काल में ये सारी जातियां जो है ये भारत में आई थी, और कालांतर में ये भारत में ही बस गई थी। तो इनका भारतीकरण हुआ, और भारतीकरण होने के बाद ये भारत में ही रह गए। तो इतिहासकारों का, कुछ इतिहासकारों का ये कहना है कि वास्तव में ये जो राजपूत है ये इन्हीं विदेशी जातियों के वंशज हैं। शक है, हूण है और कुषाण, है ना, तो इनके ही वंशज है। इनका जो बनावट है, रहन सहन है और वेशभूषा है, इन सबके आधार पर इतिहासकारों ने इस मत का प्रतिपादन किया है कि राजपूतों की उत्पत्ति विदेशी जातियों से हुई है। दूसरा जो है इनका सिद्धांत वो है मिश्रित जाति। मिश्रित जाति, है ना, क्योंकि अब इतनी सारी जातियां जो हैं ये भारत में आई है, तो इन सभी के मिश्रण से, इन सभी के सम्मिलन के द्वारा जो है एक नवीन जाति का अभ्युदय हुआ, और उनको कहा गया राजपूत, है ना। और जो जैसे बोलते चंद्रवंशी, सूर्यवंशी, है ना, तो ये सब लोगों ने, यही विदेशी जातियों ने उस आधार पर अपना नामांतरण किया, और वो कालांतर में राजपूत कहलाए। उसके बाद तीसरा है अग्निकुंड का सिद्धांत। अग्निकुंड का सिद्धांत, है ना, मतलब इनके अनुसार कि जब भगवान परशुराम जो है वो एक बार बहुत क्रोधित हुए, और क्रोधित होकर के उन्होंने पूरे क्षत्रियों का विनाश कर दिया, पूरी क्षत्रिय जाति को ही समाप्त कर दिया। तब देवताओं को बहुत
बहुत अधिक चिंता हुई और देवताओं ने आबू पर्वत में जाकर के 40 दिनों तक यज्ञ किया। तो यज्ञ के कुंड से एक नवीन जाति का जो अभ्युदय हुआ, वो नवीन जाति जो है वो राजपूत जाति है, ऐसा कुछ इतिहासकारों की मानना है। और उसके बाद में जो सिद्धांत है इनके, ये मुख्य रूप से 3 सिद्धांत जो है वो माने जाते हैं। चंदन बरदाई ने पृथ्वीराज रासो की जो रचना की थी, उसके द्वारा उन्होंने इसी बात को स्वीकार किया था कि राजपूत जो है वो अग्नि कुंड से उत्पन्न जाति है। अब इनकी जो विशेषता है जाति की, है ना, अपनी शूरता, अपनी वीरता के लिए वो प्रसिद्ध है, अपने वचन के लिए, वचन के पक्के होते हैं वो, जैसा मैंने बताया कि प्राण जाए पर वचन न जाए, ये राजपूत जाति की विशेषता है। जिसको एक बार वो अपना वचन दे देते हैं, उससे वो मुकरते नहीं है और अपना प्राण दे करके भी, प्राणों की आहुति लगा करके भी वो अपने वचन को पूरा करते हैं। तो इस प्रकार से ये जो जाति है, ये जाति इतिहास में अपनी चारित्रिक विशेषताओं के कारण ये प्रसिद्ध रही है। लेकिन उसके बावजूद भी हम ये देखते हैं कि जो ये जाति है, इनमें बहुत सारे गुण तो थे, लेकिन इतिहासकारों ने इसकी आलोचना भी की है। और एक जो बड़ी आलोचना है वो यही है, क्योंकि ये जो दौर था भारत का, ये दौर राजनीतिक विखंडता के दौर में गुजर रहा था, राजनीतिक दुर्बलता का युग था। क्योंकि इसी समय सिंध का आक्रमण हुआ, अरबों का आक्रमण हुआ है, और आक्रमण के परिणाम स्वरूप, उसके परिणाम जो है वो भारतीय दृष्टिकोण से बहुत ही व्यापक निकले हैं। हम उसको ये कह सकते हैं कि एक युग बदल गया है ना। ये राजपूतों की दुर्बलता के कारण ही भारत में गजनवी का आक्रमण हुआ, फिर मोहम्मद गोरी का आक्रमण हुआ, और मोहम्मद गोरी ने ही कुतुबुद्दीन ऐबक को अपने साथ लेकर के आया, यहाँ का गवर्नर बनाया, और अंततः मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद ऐबक के द्वारा दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत दास कॉलेज की स्थापना की गई। तो ये राजपूतों की जितने चारित्रिक विशेषताएं हैं, उतना ही उनमें दोष भी है, उनमें अवगुण भी है, जिसके परिणाम स्वरूप ही भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना हुई है। तो इसलिए दोनों की हम आलोचना करके उसको करेंगे कि उनमें विशेषताएं भी थी और उनमें दुर्गुण भी थे। उसके बाद जो प्रमुख राजपूत राजवंश थे, जैसे कन्नौज के गुर्जर हैं, प्रतिहार है, बंगाल के पल्लव हैं, सेन है ना, अजमेर दिल्ली के चौहान राजवंश है, बुंदेलखंड के चंदेल राजवंश है, मालवा के परमार राजवंश है, और गुजरात के सोलंकी राजवंश है ना। तो इतने सारे जो ये राजवंश है, मतलब मुख्य रूप से हमें देखते हैं चौहान हुआ, परमार हुआ, सोलंकी हुआ, गौरवाड़ हुआ, है ना। ये सभी जो राजवंश है राजपूतों के, ये प्रमुख रूप से माने जाते हैं। और ये यही जो जातियां थी, जिस समय मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण किया, उस समय दिल्ली और इसमें पृथ्वीराज चौहान, है ना, और उसी के नेतृत्व में राजपूत संगठन बना हुआ था। और तराई के 2 युद्ध हुए। प्रथम युद्ध में तो राजपूतों ने गोरी को पराजित कर दिया था, गोरी को वापस लौटना पड़ा था, लेकिन दूसरे ही वर्ष वो फिर से अपनी पूरी सैनिक तैयारी के साथ भारत में आया, और उस समय उसने तराई के दूसरे युद्ध में राजपूत संघ को पराजित किया, और उस पराजय के बाद भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना हुई है। तो इस प्रकार से ये राजपूत जो थे, इनके कहना चाहिए कि चारित्रिक और गुणों के परिणाम स्वरूप भारत में एक बार फिर से राजनीतिक दुर्बलता उत्पन्न हो गई, और उसके कारण आक्रमणकारियों को सफलता मिली और भारत में सत्ता परिवर्तन हुआ है, हिंदू साम्राज्य का अंत हुआ है, और एक नवीन साम्राज्य की, मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हुई है। भारत के इतिहास को भी इतिहासकारों ने इसीलिए अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 3 भागों में बांट दिया है। जब हम प्राचीन काल पढ़ते हैं, राजपूत काल तक हम पढ़ते हैं उसको प्राचीन काल के अध्ययन, है ना। और उसके बाद अब जब भारत में मोहम्मद गोरी के आक्रमण के बाद जब मुस्लिम सत्ता स्थापित हुआ, तो वो हो जाता है मध्यकाल। और जब अंग्रेज भारत में आए,
मुसलमानों से उन्होंने सत्ता ली, मराठा और मुगलों की संयुक्त सेना को उन्होंने पानीपत के तीसरे युद्ध में पराजित किया, तब भारत में आधुनिक युग प्रारंभ होता है ना, आधुनिक युग। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि ये जो राजवंश था ये भारत का अंतिम प्राचीन काल के अंतर्गत ये अंतिम राजवंश। आगे समझ में, आपके कोर्स में केवल सिद्धांत है, आपको बस ये सिद्धांत याद रखना है, विदेशी सिद्धांत, मिश्रित जाति सिद्धांत और आधुनिक युग का सिद्धांत, है ना। और जो प्रमुख राजवंश जो मैंने बताया, चंदेल है, परमार है, गढ़वाल है, चौहान है ना, ये सभी प्रमुख राजवंश के राजपूतों के, और उसके बाद में उनकी चारित्रिक विशेषता और उनके अवगुण के कारण का पठन। ओके, अब हम दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे, इसी से जो लगा हुआ है, महमूद गजनवी का भारत आक्रमण। महमूद गजनवी का भारत का आक्रमण। तो सबसे पहले हमको इसके अंदर तो देखना पड़ेगा भारत की तत्कालीन दशा, भारत की तात्कालिक दशा, जिस समय महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया उस समय भारत की दशा कैसे थी। तो सबसे पहले राजनीतिक दशा, राजनीतिक दशा, है ना। अभी हमने देख ही लिया कि राजपूतों के शासनकाल के अंतर्गत भारत जो है वो छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था और भारत राजनीतिक दुर्बलता के दौर से गुजर रहा था। दिल्ली, अजमेर, पंजाब, लाहौर, सिंध, मुल्तान, बलूचिस्तान, मतलब ये सारे जो राज्य थे छोटे छोटे, वो भारत में फैले हुए थे और उनमें राजपूत राजाओं का शासन था। और ये राजपूत राजा जो थे, इनमें एक सबसे बड़ा जो दोष था वो था पारस्परिक समन्वय और सहयोग का अभाव। ये राजा आपस में ही अपनी शक्ति के प्रदर्शन के लिए, अपने आप को अधिक दूसरे से अधिक शक्तिशाली समझने के लिए आपस में ही लड़ते रहते थे। तो इसलिए ये दौर जो था राजनीतिक दुर्बलता का युग था। उसके बाद दूसरा हम देखेंगे सामाजिक दशा, सामाजिक दशा, है ना। और भारत का समाज भी, है ना, वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था ये भारत में विद्यमान थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इस प्रकार से वर्ण व्यवस्था थी। जाति में उच्च जाति और निम्न जाति, तो सारे जो अधिकार थे उच्च जातियों को प्राप्त थे, जो निम्न जाति के लोग थे उनका शोषण हो रहा था। इस प्रकार से समाज में भी बहुत ही अधिक असमानता थी। उसके बाद हम तीसरा देखेंगे आर्थिक कारण, आर्थिक कारण, है ना। तो जहाँ राजनीतिक दुर्बलता, सामाजिक अव्यवस्था देखते हैं, वहां हम आर्थिक स्थिति जो थी भारत की वो कैसी थी, संपन्न। और भारत को क्या कहा जाता था प्राचीन काल में, भारत को सोने की चिड़िया, नाम सुने हो तुम लोग? यस मैम। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, है ना। और सोने की चिड़िया कहने का मतलब क्या था कि भारत में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र थे जहां से कि बहुत अधिक आर्थिक लाभ प्राप्त हो, जैसे खदान है, जंगल है ना। विभिन्न प्रकार की जो धातु होते थे वो खदानों से प्राप्त होते थे और बहुत समृद्धशाली जंगल थे। फिर भारत कृषि प्रधान देश रहा है,
भारत की भूमि उपजाऊ रही है, तो कृषि से भारत को आय प्राप्त होती थी, वनों से भारत को आय प्राप्त होती थी, खनिज से भारत को आय प्राप्त होती थी। तो इस प्रकार से भारत जो है आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत ही अधिक संपन्न था और भारत को प्राचीन काल में इस कारण से ही आर्थिक संपन्नता के कारण ही सोने की चिड़िया कहा जाता था। और जो बार बार विदेशियों के आक्रमण में भारत में उस आक्रमण का जो कारण था, मुख्य कारण जो था वो यही था कि भारत में आर्थिक संपन्नता है। और जो विदेशी भारत में आक्रमण किए हैं उनके आक्रमण के पीछे भारतीय धन को प्राप्त करना एक बड़ा कारण रहा है। तो इस प्रकार से आर्थिक संपन्नता का योग है। धार्मिक कारण में हम देखेंगे धार्मिक दशा, धार्मिक दशा में हम देखेंगे कि बौद्ध धर्म जो था उसका पतन हो रहा है, बौद्ध धर्म का पतन और जो ब्राह्मण धर्म था, प्राचीन ब्राह्मण धर्म का पुनरुद्धार हो रहा है। ब्राह्मण धर्म का पुनरुद्धार हो रहा था, उसमें सुधार, उसकी जो रूढ़िवादिता थी, उसकी जो संकीर्णता थी, उसको दूर करने का प्रयत्न किया जा रहा था और दोबारा ब्राह्मण धर्म जो है वो भारत में स्थापित हो रहा था। तो इस प्रकार से ये तत्कालीन समय में भारत की दशा थी जिस समय महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया। समझ में आ रहा है सबको? Yes, ma'am. नोट कर रहे हो तुम लोग? Yes, ma'am. हाँ, कॉपी बनाए हो, हिस्ट्री की अलग से कॉपी बनाए हो? Yes, ma'am. अब उसके बाद हम देखेंगे कारण उद्देश्य क्या था, है ना? आक्रमण का उद्देश्य क्या था उसका और कारण क्या था? आक्रमण के उद्देश्य और कारण, आक्रमण का उद्देश्य और कारण, किन उद्देश्यों से दशा तो हमने देख ली भारत की, अब किन उद्देश्यों से महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया। तो पहला जो उसका उद्देश्य था वो था धार्मिक उद्देश्य उसका, या धार्मिक का कारण था पहला धार्मिक कारण, धार्मिक कारण, है ना? और उद्देश्य में हम क्या देखेंगे कि इस्लाम का प्रचार, इस्लाम का प्रचार, वो भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहता था, भारत में इस्लाम धर्म की स्थापना करना चाहता था। तो इसलिए महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया था। तो पहला उसका कारण हो गया धार्मिक कारण और उसका उद्देश्य हो गया इस्लाम का भारत में प्रसार करना। अब दूसरा है राजनीतिक कारण, राजनीतिक कारण और उसका उद्देश्य है साम्राज्य का विस्तार, साम्राज्य का विस्तार, है ना? राजनीतिक कारण क्योंकि भारत में राजनीतिक दुर्बलता थी, छोटे छोटे राज्यों में भारत विभक्त था। तो महमूद गजनवी का उद्देश्य क्या था कि इन छोटे छोटे राज्यों को जीतकर अपने साम्राज्य की स्थापना करना, अपने साम्राज्य को बढ़ाना, है ना? और वहां से धन प्राप्त करना, उन राजाओं को अपनी अधीनता स्वीकार कराना और वहां से धन प्राप्त करना, ये उनका उद्देश्य था। उसके बाद हम देखेंगे आर्थिक उद्देश्य या आर्थिक कारण, आर्थिक उद्देश्य या कारण, ये क्या है? धन प्राप्त करना, धन प्राप्त करना, क्योंकि भारत संपन्न था आर्थिक दृष्टिकोण से, भारत को सोने की चिड़िया कहा जा रहा था। तो इसलिए
जमूद्दौला का उद्देश्य था भारतीय धन को प्राप्त करना और उसके द्वारा अपने देश को बस्ती को समृद्धिशाली बनाना, ये उसका उद्देश्य था। उसके बाद है सैनिक कारण या सैनिक उद्देश्य। सैनिक सैनिक कारण, अब सैनिक कारण में क्या आएगा? सैनिक कारण में भारत में हाथी सेना की प्रमुखता थी, जिसको हस्ती सेना कहा जाता था। तो उसका सैनिक उद्देश्य था हस्ती सेना की प्राप्ति, हस्ती सेना की प्राप्ति, हस्ती सेना की प्राप्ति, है ना? ये उसका सैनिक उद्देश्य था। उसके बाद में अब हम ये देखते हैं कि इसमें इसके अलावा जो उसका अगला जो उद्देश्य था वो था कि प्रमुख रूप से यहाँ पर अपने साम्राज्य को स्थापित करना और यहाँ से कलाकृतियों को प्राप्त करना, ये भी उसका एक उद्देश्य था। तो इस प्रकार से धार्मिक धार्मिक कारण, धार्मिक उद्देश्य, राजनीतिक कारण, राजनीतिक उद्देश्य, धार्मिक उद्देश्य, धार्मिक कारण और सैनिक कारण और सैनिक उद्देश्य, इन उद्देश्यों को लेकर, इन कारणों को लेकर उसने भारत पर आक्रमण किया था। अब आता है उसका प्रभाव कि उसके आक्रमण का भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है और उसने किन किन स्थानों पर आक्रमण किया है ना? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि उसने किन किन स्थानों पर आक्रमण किया। तो 1000 से लेकर के 1027 तक, है ना, 1000 से 1027 तक में उसने मतलब करीबन 17 बार भारत पर आक्रमण किया है। उसका जो शासन था, टोटल जो उसने गजनी में शासन किया, उसका शासन जो था वो 32 वर्ष का था, है ना? और उन 32 वर्षों में उसने 17 वर्ष तक भारत पर आक्रमण किए थे। और उसका जो सबसे प्रमुख आक्रमण था वो उसका 16वां आक्रमण था, सोमनाथ का आक्रमण, जिसके बारे में मैं सोचती हूँ आप लोग सब जानते होंगे और सुने भी होंगे, है ना? तो उसने जो आक्रमण किया, प्रमुख आक्रमण उसने कई बार, जैसे पंजाब के ऊपर कई बार आक्रमण किया, कन्नौज के ऊपर उसने कई बार आक्रमण किया, थानेश्वर के ऊपर उसने कई बार आक्रमण किया, है ना? तो प्रमुख रूप से जहां पर उसने आक्रमण किया उसमें है पंजाब का जयपाल के ऊपर आक्रमण, भेरा का आक्रमण, मुल्तान के ऊपर आक्रमण, है ना? तो पंजाब पर उसने सबसे पहले 1000 से आक्रमण करना शुरू किया। 1000 में किया, 1001 में किया, 1009 में किया, है ना? फिर आगे वो बढ़ते गए पंजाब के ऊपर उसने। और अंतिम जो उसका प्रभाव निकला पंजाब आक्रमण का कि उसने पंजाब को विलय कर दिया, पंजाब को उसने जीत लिया और पंजाब के ऊपर उसका अधिकार स्थापित हो गया था। फिर उसने 1001 में भेरा के ऊपर आक्रमण किया, उसने मुल्तान के ऊपर 1005 में आक्रमण किया, उसने शाही वंश के ऊपर 1006 में आक्रमण किया, थानेश्वर के ऊपर 1014 में आक्रमण किया, मथुरा व कन्नौज के ऊपर 1018, 1019 में आक्रमण किया, कालिंजर के ऊपर उसने 1020 में आक्रमण किया, सोमनाथ के ऊपर उसने 1025 में आक्रमण किया और अंत में उसने जाटों के ऊपर 1027 में आक्रमण किया था। कहा जाता है कि जिस समय उसने सोमनाथ के ऊपर आक्रमण किया और वहां से लूट करके, क्योंकि भारत के मंदिर और मूर्तियों की विशेषता क्या थी कि वो सोने चांदी बहुमूल्य हीरे जवाहरातों से बने होते थे, इसलिए ये जो आक्रमणकारी भारत में धन प्राप्ति के उद्देश्य से आक्रमण करते थे, इनका आक्रमण का जो मेन क्षेत्र होता था वो भारत के मंदिर ही होते थे।
ताकि उनको अधिक से अधिक धन यहाँ से प्राप्त हो सके। तो इसने भी सोमनाथ के मंदिर के ऊपर आक्रमण किया, तोड़फोड़ किया और ढेरों वहां से हीरे जवाहरात, भगवान की जो भी श्रृंगार की वस्तुएं थी उन सबको लेकर के वो जा रहा था। तो बलभद्र ने उसको, जाटों ने उसके ऊपर आक्रमण कर दिया था और उसका कुछ धन जो है वो जाटों ने लूट लिया था। तो इसलिए वो 1027 में उन जाटों को दंडित करने के लिए फिर से वो भारत पर आक्रमण किया था। तो इस प्रकार से इसके ये प्रमुख आक्रमण थे जो करीब 17 बार भारत पर हुए हैं 1000 से लेके 1027 ईस्वी के बीच में। अब चूंकि इतने लंबे समय तक उसने लगातार भारत के ऊपर आक्रमण किया तो निश्चित तौर पर हम देखेंगे कि उसका भारत के ऊपर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा होगा। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि भारत की धन जन की क्षति है ना, आक्रमण करने से धन जन की क्षति हुई है, क्योंकि धन की क्षति तो स्वाभाविक है कि वो लूटमार करता था, लूटमार करके ले जाता था और जब वो आक्रमण करके युद्ध करता था इसका मतलब है कि जन की भी क्षति हुई है। तो उसका बहुत ही गहरा प्रभाव भारत के ऊपर पड़ा है और धन जन की बहुत अधिक क्षति हुई है। उसके बाद में हम देखेंगे कि उसका जो दूसरा जो प्रभाव पड़ा है वो भारत के कला कौशल के ऊपर है ना। तो प्रभाव में पहला है धन जन की क्षति। दूसरा लिखेंगे कला कौशल, कला कौशल पर प्रभाव, क्योंकि उसने जहां जहां उसने आक्रमण किया वहां से लूटमार करने के अतिरिक्त उसने वहां के कारीगरों को बंधक बना करके अपने देश को ले लिया। तो वो जो कलाकार उसके साथ में गए उन्होंने वहां पर महमूद गजनवी ने अपने वहां गजनी में उसने बहुत सारी इमारतों मस्जिदों का निर्माण उनके द्वारा कराया। इससे कलाकारों के चले जाने के कारण भारत की कला कौशल के ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा, उसकी क्षति हुई, भारत में उसका पतन हुआ है ना, पतन हुआ। नेक्स्ट है फिर हस्ती सेना का नाश है ना, क्योंकि उसने हाथियों की सेना, उसका उद्देश्य क्या था, हस्ती सेना को प्राप्त करना। तो जिन राजाओं को उसने पराजित किया उनके द्वारा उसने हस्ती सेना को प्राप्त किया है। उसके बाद है उसका हस्ती सेना प्राप्ति के बाद में है पंजाब और मुल्तान पर स्थायी अधिकार है ना। बार बार उसने पंजाब और मुल्तान के ऊपर उसने बार बार आक्रमण किए हैं और बार बार आक्रमण करके अंततः वहां पर अपना स्थायी अधिकार स्थापित कर लिया है। उसके बाद में है भारत की बड़ी क्षति। भारत की बड़ी क्षति किस मायने में कि उसने भावी आक्रमणकारियों के लिए मार्ग प्रशस्त किया है, मार्ग प्रशस्त है ना, मतलब जो आगे आक्रमणकारी जो आए हैं उनके द्वारा बताए गए मार्गों के द्वारा, जिन मार्गों से महमूद गजनवी ने भारत में प्रवेश किया उसके बाद मोहम्मद गोरी ने भी उन्हीं मार्गों से भारत पर आक्रमण किया और उसके परिणाम स्वरूप लगातार विदेशियों का आक्रमण भारत में होता रहा। तो ये मार्ग प्रशस्त जो है ये एक बड़ा कारण हुआ जिससे कि भारत को बहुत अधिक क्षति हुई, क्योंकि अब बार बार उसको विदेशी आक्रमणों को झेलना पड़ा। उसके बाद है राजनीतिक दुर्बलता उजागर है ना। भारत की राजनीतिक दुर्बलता, राजनीतिक दशा जो थी वो कैसी थी, जर्जर थी है ना, जर्जर थी, दुर्बल थी। तो ये दुर्बलता जो है ये अब विदेशियों के सामने उजागर हो गई। जो राजपूतों की कमजोरी थी, राजपूतों के जो अवगुण थे, हम जहाँ राजपूतों में ढेरों विशेषताएं देखते हैं उन विशेषताओं के साथ ही साथ उनमें कुछ कमजोरियां भी थी और उसी का लाभ विदेशियों ने उठाया था, उसी का लाभ आक्रमणकारियों ने उठाया था।
तो बार बार जो आक्रमण हुए हैं उन आक्रमणों का कारण है भारत की राजनीतिक दुर्बलता, है ना। तो ये राजनीतिक दुर्बलता जो है वो उजागर हुई है और एक जो बड़ा कारण प्रभाव पड़ा है वो है मंदिरों का विध्वंस। मंदिरों का विध्वंस, मंदिरों का विध्वंस, है ना। तो ये भी एक बड़ा प्रभाव है कि भारत के बहुत से प्रसिद्ध मंदिर जो है वो उनका विध्वंस इन्हीं विदेशी आक्रमणकारियों के परिणाम स्वरूप उन मंदिरों का विध्वंस हुआ। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि वास्तव में इसके परिणाम स्वरूप महमूद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप भारत की बहुत ही अधिक क्षति हुई है और भारत के ऊपर उन आक्रमणों का गहरा प्रभाव पड़ा। आगे समझ में। अब इसके बाद दूसरा जो आक्रमणकारी है भारत में वो है मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी का भारत पर आक्रमण। इसको ये क्वेश्चन श्रृंखला में हम लेंगे कि पहले दशा, भारत की दशा, इसके आक्रमण के समय में भारत की दशा, तो दशा अपन वैसा ही पढ़ेंगे कि जैसा गजनवी के आक्रमण के समय में था, है ना। पहला जो है राजनीतिक दशा, राजनीतिक दशा, है ना। और राजनीतिक दशा में राजनीतिक दुर्बलता और भारत का छोटे छोटे राज्यों में विभाजन, छोटे छोटे राज्यों में विभाजन। फिर उसी प्रकार से दूसरा सामाजिक दशा, और सामाजिक दशा में वही जो सामाजिक विकृति मतलब वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था, है ना। वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, जाति व्यवस्था में उच्च जाति और निम्न जाति, और उसके बाद में धार्मिक, धार्मिक में बौद्ध धर्म का पतन और ब्राह्मण धर्म का अभ्युदय, बौद्ध धर्म का पतन और चौथा आप आर्थिक लिखोगे, आर्थिक संपन्नता, आर्थिक संपन्नता, है ना। तो मोहम्मद गोरी के भारत आक्रमण के समय में भी भारत की वही दशा थी जो कि महमूद गजनवी के आक्रमण के समय में थी। अब उद्देश्य देखेंगे तो उद्देश्यों में थोड़ा सा अंतर आएगा कि जहां इसका जो उद्देश्य था उद्देश्य में हम थोड़ा सा अंतर देखेंगे कि वास्तव में जहां
प्रचार करना और भारत में अपने साम्राज्य को स्थापित करना, हस्ती सेना को प्राप्त करना, ये जो उसका उद्देश्य था। वहीं महमूद मोहम्मद गोरी के आक्रमण का जो एक प्रमुख उद्देश्य था वो था इस्लाम धर्म का प्रचार करना और भारत में स्थायी साम्राज्य की स्थापना करना। और यही कारण है कि उसने जो सीमांतर प्रदेश थे, है ना, पंजाब, सिंध, मुल्तान, बलूचिस्तान, मतलब जो पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत थे, उन पश्चिमोत्तर सीमा प्रांतों के ऊपर उसने विजय प्राप्त किया और विजय प्राप्त करने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक को वहां का गवर्नर नियुक्त किया और गवर्नर नियुक्त करके वो वापस लौट गया और दुर्भाग्यवश 1206 में उसकी मृत्यु हो जाती है और उसकी मृत्यु के बाद ऐबक ने अपने को सिंध मुल्तान के साथ ही दिल्ली का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया और परिणाम स्वरूप भारत में एक नए राजवंश, मुस्लिम शासन या मुस्लिम राजवंश की स्थापना भारत में हुई है। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि गोरी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप ही भारत में एक नए राजवंश की स्थापना हुई है। तो इसका भी जो भारत पर आक्रमण हुआ है वो उसी प्रकार मुल्तान के ऊपर, गढ़वाल राज्य के ऊपर, बयाना के ऊपर, ग्वालियर के ऊपर अधिकार, गुजरात पर आक्रमण, बुंदेलखंड के ऊपर, बिहार के ऊपर आक्रमण, है ना। तो ये सभी आक्रमण जो है वो इसके द्वारा, गोरी के द्वारा किए गए और प्रमुख रूप से उसका जो आक्रमण था वो पानीपत का जो तराइन का 2 युद्ध, है ना, और तराइन के दूसरे युद्ध के द्वारा उसने भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना की, क्योंकि उसने राजपूतों की शक्ति को पूरी तरह उसने तराइन के युद्ध में पराजित करके, पृथ्वीराज चौहान को पराजित करके राजपूत संघ को समाप्त कर दिया, राजपूतों की शक्ति का विनाश कर दिया और उसके परिणाम स्वरूप भारत में एक नवीन राजवंश की स्थापना हुई। इसलिए इस युद्ध को भी क्या कहते हैं, इस युद्ध को एक निर्णायक युद्ध माना जाता है। ठीक है, ओके।